वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेट सेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसको मैं साथ में आपको एक्सप्लेन कराती हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट का रिवीजन होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। इसके साथ ही बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो नेट सेट सेक्शन बी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही अगर आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप कौन सा नहीं है? NADH क्यू रिडक्टेस, सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोन पंप क्या होता है। देखो, प्रोटोन पंप जो है ये मेम्ब्रेन इंटीग्रेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक प्रोटोन ग्रेडियंट को डेवलप करते हैं। ठीक है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्रोटोन पंप नहीं है। इसमें जो सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस है ये प्रोटोन पंप नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोन ट्रांसफर के द्वारा ग्रेडियंट डेवलप नहीं करते, ये सीधा ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि सक्सिनेट का फ्यूमेरेट में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से जो सक्सिनेट क्यू रिडक्टेस है ये प्रोटोन पंप नहीं है, जबकि अदर 3 प्रोटोन पंप है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। Next question is, 2 molecules of double-stranded DNA have same length, that is 1000 base pair, but differ in base composition. Molecule 1 contains 20% A plus T and molecule 2 contains 60% A plus T. Which molecule has a higher TM value and how many C residues are there in molecule? इस क्वेश्चन में हमको क्या बता रखा है कि 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है हमारे पास में, डीएनए मॉलिक्यूल 1 एंड डीएनए मॉलिक्यूल 2। 2 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल 1 है उसमें 20% A प्लस टी कंटेंट है एंड डीएनए मॉलिक्यूल 2 में हमारे पास 60% A प्लस टी कंटेंट है। लेकिन दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल सेम लेंथ के 1000 बेस पेयर के बने हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा डीएनए होगा जिसकी टीएम वैल्यू हायर होगी, मींस मेल्टिंग टेम्परेचर किसका हाई होगा, और उसके पास में कितने सी रेसिड्यूज होंगे, हमारे को ये पता लगाना है। ठीक है, बात करें हम डीएनए मॉलिक्यूल 1 की, तो यहाँ पर 20% है A प्लस टी। इसका मतलब है डीएनए मॉलिक्यूल 1 के पास में 80% G प्लस सी कंटेंट होगा। डीएनए मॉलिक्यूल 2 के पास में 40% G प्लस सी कंटेंट होगा। और आपको पता होगा बच्चों कि जिसके पास में, जिस डीएनए के पास में ज्यादा अमाउंट में G प्लस सी कंटेंट होता है उसकी टीएम वैल्यू हाई होती है। सो डीएनए मॉलिक्यूल 1 की टीएम वैल्यू हाई होगी इन कंपैरिजन टू डीएनए मॉलिक्यूल 2, क्योंकि यहाँ पर ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मीन्स एक हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है A प्लस टी की कंपैरिजन में। सो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। सो G प्लस सी कंटेंट मोर टीएम वैल्यू। सो यहाँ पर हमारा एक आंसर आ गया कि डीएनए मॉलिक्यूल 1 का टीएम वैल्यू हायर साइड में होगा। ठीक है, अब हमारे को बताना है कि डीएनए 1 मॉलिक्यूल के पास में सी रेसिड्यूज का अमाउंट कितना है। आपको पता है कि ग्वानिन का अमाउंट इक्वल होता है साइटोसिन से। ठीक है, 80% अगर हमारे पास G प्लस सी कंटेंट है तो 40% ग्वानिन होगा एंड 40% साइटोसिन होगा। ठीक है, और टोटल बेस पेयर है हमारे पास में 1000। सो साइटोसिन का अमाउंट कितना आ गया? 40/100। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा आ जाएगा 400 रेसिड्यूज होंगे साइटोसिन के। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे को दे रखा है 1 एंड 400। सो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ऑप्शन 1 इज राइट है। डीएनए मॉलिक्यूल 1 की टीएम वैल्यू ज्यादा होगी और इसके पास में जो सी रेसिड्यूज होंगे उसका जो अमाउंट है वो 400 बेस पेयर का सी रेसिड्यूज प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। कौन सा ऐसा है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता? आरएनएस, प्राइमेस,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन, उसमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। ये जो तीनों है आरएनएस, प्राइमेस एंड डीएनए पॉलीमरेज 1, ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स हैं, यहाँ पर काम आते हैं रेप्लिकेशन में। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है और उससे डीएनए का सिंथेसिस करता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड in eukaryotic cells, each specific for one class of RNA molecules, that is messenger RNA, tRNA and ribosomal RNA. Which of the following is the correct match? इस क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि आरएनए पॉलीमरेज के 3 क्लासेस होती, 3 टाइप्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये तीनों जो टाइप्स हैं इसके, वो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा वाला करेक्ट मैच है? सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज टीआरएनए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मैच हमारे को सही दे रखा है। फर्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए एंड सेकंड इज टीआरएनए, ये रॉन्ग हो गया हमारा। सेकंड मैसेंजर आरएनए सही है, लेकिन थर्ड राइबोसोमल आरएनए दे रखा है, तो ये मैच भी गलत है। फर्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए एंड सेकंड इज मैसेंजर आरएनए, सो ये जो मैच है ये सही मैच है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट टीआरएनए एंड थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए, तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। फर्स्ट जो दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फॉर मैसेंजर आरएनए, ये एक सही ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। बहुत ही सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट ट्रांसलेशन। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रांसलेशन को इनहिबिट नहीं करता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन को इनहिबिट कौन सा नहीं करेगा? क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और रिफाम्पिसिन। आपने ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर्स अगर आपने याद की है, आपने पढ़ा है, तो बहुत ही आसानी से आप देख लोगे कि जो क्लोरमफेनिकोल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है एंड टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स होते हैं। लेकिन जो रिफाम्पिसिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर है और हमारे को यही बताना था कि कौन सा ऐसा है जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट नहीं करेगा। डज नॉट इनहिबिट ट्रांसलेशन मींस ट्रांसलेशन का इनहिबिटर नहीं है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। इस तरह के लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, जो कि हमारे नेट सेट में सेक्शन बी में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी। किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव, इक्वल टू 0 और मे बी नेगेटिव और 0। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज द सिंबल ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी, ये डेल्टा जी से हमें पता चलता है। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी का जो वैल्यू निकाली जाती है उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच है एंथैल्पी एंड डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, बट अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। बच्चों आप ध्यान में रख लेना, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। डेल्टा जी वैल्यू इज मोर देन 0, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी वैल्यू इज लेस देन 0, देन रिएक्शन इज
स्पॉन्टेनियस आपको वैल्यू भी दी जा सकती है और वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। एंड देन आपसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये पूछा जा सकता है। डेल्टा जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंक्रीज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू। कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका रीजन क्या है, क्या कॉज होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इंक्रीज इन स्फिंगोलिपिड्स। तो ऐसा कौन सा रीजन है, यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं जो कि बताता है कि कोल्ड स्ट्रेस में इस कंडीशन होने पर, स्ट्रेसफुल कंडीशन होने पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। सो हियर ऑप्शन सी इज राइट हियर, इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है, जब लो टेम्परेचर होता है, कोल्ड का स्टेज होता है, उस समय प्लांट में फिजिकल कन्फर्मेशन में चेंज आते हैं, प्लांट मेम्ब्रेन्स में फिजिकल कन्फर्मेशन में चेंज आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो इससे एक तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है, स्टेबलाइजेशन बढ़ता है, जिससे सेल्स मैकेनिकली अडॉप्ट होती है उस कोल्ड को, उस कोल्ड स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकली तैयार हो जाती है। सो ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, हमें एक ट्रू स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। इंटेस्टाइनल सेल्स हैव सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर्स, intestinal cells have sodium amino acid synthetase, maintenance of low calcium ion concentration in cytosol is due to primary active transport of sodium and calcium, और cells have sodium hydrogen synthetase। तो यहाँ पर हमारे को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। देखो यहाँ पर दे रखा है सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर्स, जबकि सोडियम ग्लूकोज एंटीपोटर्स नहीं होता, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर्स होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सोडियम एंड ग्लूकोज का मूवमेंट होगा ना वो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन सेम डायरेक्शन में होता है। एंटीपोटर्स में क्या होगा कि एक डायरेक्शन में सोडियम का होगा, दूसरे डायरेक्शन में ग्लूकोज का होगा, तो ऐसा नहीं होता। सो इंटेस्टाइनल सेल्स हैव सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, सोडियम हाइड्रोजन सिम्पोटर्स नहीं होता, ये एंटीपोटर्स होता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ATPase, PMCA एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के द्वारा मेंटेन होता है, ठीक है। कैल्शियम का जो लो कंसंट्रेशन होता है साइटोसोल में वो मेंटेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैल्शियम ट्रांसपोर्टर ATPase, जिसे हम PMCA भी कहते हैं, एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के द्वारा ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। सही जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पर दे रखा है, हमें ट्रू स्टेटमेंट ऑप्ट करना था। इंटेस्टाइनल सेल्स हैव सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोटर्स, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an osmoregulatory hormone in lower vertebrates। यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है कि लोअर वर्टिब्रेट्स में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेटरी हार्मोन जैसे कंसीडर किया जाता है थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, प्रोलैक्टिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन के साथ में लोअर वर्टिब्रेट्स उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में इसका रोल देखा गया है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन इज राइट हियर। कॉर्टिसोल मेन ऑस्मो रेगुलेटरी हार्मोन होता है,
बट इन लोअर वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेस इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ये क्वेश्चन भी महाराष्ट्र से 2013 से लिया गया है। क्वेश्चन इज ब्लू लाइट रिसेप्टर्स इन द प्लांट आर, प्लांट में मिलने वाले ब्लू लाइट रिसेप्टर्स क्या है? क्रिप्टोक्रोम्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, साइटोक्रोम्स हैं या फाइटोक्रोम्स होते हैं। प्लांट्स में 2 टाइप्स के ब्लू लाइट रिसेप्टर्स मिलते हैं। एक है क्रिप्टोक्रोम्स एंड सेकंड टाइप होता है फाइटोट्रोपिन्स। तो यहां पर जो सही आंसर है ब्लू लाइट रिसेप्टर्स इन द प्लांट आर क्रिप्टोक्रोम्स। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलोकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इकोलोकेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बैट्स, व्हेल्स, बर्ड्स, व्हेल्स एंड बैट्स। तो इकोलोकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ bats. Option A is right here. Next question is genes that are located at identical loci of homologous chromosomes are called, ऐसे जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर आइडेंटिकल लोसाई पर मिलते हैं उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स, पॉलीजीन्स, होमोजाइगस और स्यूडोजीन्स। जस्ट सपोज ये हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर इस लोसाई पर किसी कैरेक्टर का जीन है, लाइक हम हाइट का जीन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर है टी है, और इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोसाई पर टी और टी प्रेजेंट है जो अगेन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम आइडेंटिकल लोसाई पर मिलते हैं उनको हम एलील्स कहते हैं। एलील्स आर दी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज एलील्स। पॉलीजीन्स क्या होते हैं? पॉलीजीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कि सिंगल ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। व्हेन अ सिंगल ट्रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी जीन्स दैट इज पॉलीजीन्स और पॉलीजीन्स कैरेक्टर, लाइक ह्यूमन स्किन कलर, ये पॉलीजीन्स हैं। स्यूडोजीन्स क्या होते हैं? स्यूडोजीन्स आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिसेंबल फंक्शनल जीन्स बट नॉन फंक्शनल सेगमेंट है, किसी कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं स्यूडोजीन्स। एंड होमोजाइगस हैविंग आइडेंटिकल एलील्स, दिस इज अ कंडीशन ऑफ होमोजाइगोसिटी, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के लिए दोनों एलील सेम है, आइडेंटिकल है, टीटी और स्मॉल टीटी दोनों ही रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। So here correct option is A, alleles. Next question is the Okazaki fragments of the lagging strand of DNA template are jointed by DNA gyrase, DNA ligase, DNA polymerase और RNA primer. DNA replication के टाइम पर लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है वो छोटे छोटे इसमें डीएनए के स्ट्रेच बनते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ये किस एंजाइम की हेल्प से आपस में जॉइंट हो जाते हैं? और करेक्ट आंसर इज डीएनए लाइगेज। डीएनए गायरेज जो एंजाइम होता है ये बेसिकली डीएनए की टोपोलॉजी चेंज करने में काम आता है, जैसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को नेगेटिव सुपर कॉइल में इसकी टोपोलॉजी को चेंज करना। आरएनए प्राइमर ये यूज किए जाते हैं डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस में। एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराते हैं। सो डीएनए लाइगेज एंजाइम जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं ये बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ क्रोमोसोम मैप यूनिट इज, क्रोमोसोम को मैप करने की जो यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरलोकस डिस्टेंस, साइटोमोर्गन, क्रोमोमियर और सेंटीमोर्गन। द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग इज सेंटीमोर्गन। बहुत सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। इसको हम सीएम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम की बेसिक यूनिट किसकी बनी होती है?
ठीक है, यहाँ पर हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं H1A, H2B, H3, H4 हिस्टोन एंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। H1, H2, H3, H4 हिस्टोन एंड 180 बेस पेयर ऑफ डीएनए। H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन एंड 140 बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज एज हिस्टोन। सो न्यूक्लियोसोम जो बेसिक यूनिट होती है ये बनी होती है हिस्टोन ऑक्टोमर की। हिस्टोन ऑक्टोमर में 4 टाइप्स के हिस्टोन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनकी दो यूनिट्स होती है, मीन्स टोटल 8 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, और इसके साथ में नियर अबाउट 140 बेस पेयर डीएनए होता है। 146 वैसे करेक्ट है। ठीक है, 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम का जो बेसिक यूनिट होता है, ऑप्शन सी इज राइट हियर। H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन की 2 यूनिट एंड 140 बेस पेयर ऑफ डीएनए इससे बना होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन हेरिडिटरी डिजीज एसोसिएटेड विद डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड एक ह्यूमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड ब्लूम सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स्ट्रा एक्स कॉपी बन जाती है। XXY वाले जो पर्सन होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, तो ये डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड नहीं है। हीमोफीलिया, इसमें X जीन पर इसका जीन होता है हीमोफीलिया का, जिसमें म्यूटेशन होने पर हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, X क्रोमोसोम से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया, इसके जो जीन होते हैं ये क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम 11 पर होते हैं। ठीक है, जो कि अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन को बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर जीन म्यूटेशन हो जाए तो थैलेसीमिया हो जाता है, जिससे इनफ अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। ब्लूम सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद डीएनए रिपेयर। ये डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड डिसऑर्डर होता है। डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड जो अदर डिजीज है, जैसे कि जीरोडर्मा है, एटेक्सिया है, वार्नर सिंड्रोम है, ये भी डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड है। एंड TTD, ये जो डिजीज है ये भी डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड डिजीज होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन सिंड्रोम कैंसर है, तो ये भी डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूलर टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू आइसोलेट कंटिगुअस रीजन्स ऑफ जीनोमिक डीएनए beginning to previously cloned DNA fragments that map near a gene of interest is called chromosome walking, chromosome painting, chromosome staining or chromosome mapping. So correct answer is chromosome walking. Chromosome walking is a technique which is used to known DNA or DNA fragments of unknown gene or unknown chromosome segment. Next question is renewability, pluripotency and ability to differentiate are properties of। रिन्यूएबिलिटी करने की प्रॉपर्टी, प्लूरोपोटेंसी एंड एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, किस टाइप की सेल्स की प्रॉपर्टीज है? एंडोक्राइन सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स, oocytes और स्टेम सेल्स। so this is a property of stem cell. Next question is exception of universal genetic code is seen in। genetic codes are universal, तो इसका जो एक्सेप्शन है ये किस में दिखाई देता है वो हमारे को बताना है। प्लाज्मिड में, वायरसेस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और ट्रांसपोसोम्स में। सो ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में यूनिवर्सल जेनेटिक कोड का जो एक्सेप्शन, इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन हमें दिखाई देता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जो कि बताते हैं कि जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इंक्लूडिंग वायरसेस से लेकर बैक्टीरिया और ह्यूमंस तक, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। इस प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करते, इस प्रॉपर्टीज को वो दिखाते। बट कुछ प्रोकैरियोट्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव अराइजन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट आर सेड टू बी।
ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट के रिजल्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें बताते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन रहे होंगे, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से ये डाइवर्जेंट हुए हैं, ये इवॉल्व हुए। एनालोगस कैरेक्टर, होमोलोगस कैरेक्टर, हेट्रोलोगस कैरेक्टर्स और हेट्रोगैमस कंडीशन। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, होमोलोगस कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बी एनकाउंटर्ड बाय। नेचुरल सिलेक्शन जो है इसका इफेक्ट जो है या नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा नहीं होगा, इसको काउंटर करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, बेसिकली हमसे ये पूछा है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और इनब्रीडिंग। तो नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट को काउंटर किया जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। ऐसे जीन्स जो कि बेनिफिशियल होते हैं, ऐसे जीन म्यूटेशन जो कि बेनिफिशियल होते हैं या हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, उनका सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। बेनिफिशियल जीन को आगे लाया जाता है और हार्मफुल जीन्स जो होते हैं इनका एक्सक्लूजन होता है, इनको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जीन म्यूटेशन जो कि न्यूट्रल होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता, ना तो वो ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म पहुंचाते हैं ना उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो ये जो जीन्स हैं ये इवोल्यूशन में आगे आते हैं बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। Question is, in a population of 100% there are 30% with M blood group and 20% with N blood group. The gene frequency of M and N blood group is, यहाँ पर हमको 100% की पॉपुलेशन दे रखी है, कितने इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एंड 30% है M blood ग्रुप के एंड 20% हमको दे रखे N blood ग्रुप के, ठीक है। और हमसे पूछा है कि M एंड N ब्लड ग्रुप की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पर जो M N ब्लड ग्रुप के पर्सन होंगे उनका नंबर हो जाएगा 100 माइनस 30 प्लस 20 दैट इज 50, ठीक है, 50% होंगे M N ब्लड ग्रुप के। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ M ब्लड ग्रुप की अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, M M ब्लड ग्रुप 2 इंटू 30 डबल कर देंगे हम, क्योंकि जो हमारे एलील्स होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं। एम ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, एम एम से एम ब्लड ग्रुप बनेगा, एन से एन एन से एन ब्लड ग्रुप बना एंड एम एन से एम एन ब्लड ग्रुप बना, ठीक है। तो 2 इंटू 30 प्लस एम जो है यहाँ पर शेयर हो रहा है एम एन ब्लड ग्रुप में, 50 इसका ले लिया अपॉन 2 इंटू जितना भी हमारे को इंडिविजुअल दे रखा होता है उसका हम डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एलील्स है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। 100 इंडिविजुअल्स है तो मतलब एलील्स कितने हो गए उस जीन के लिए, यहाँ पर 200 एलील्स हो गए, ठीक है। सो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, ये हो गया हमारे पास में 60 प्लस 50 अपॉन 200, 110 अपॉन 200 दैट इज 0.55। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ब्लड ग्रुप ये हो जाएगी 2 इंटू 20 प्लस 50, क्योंकि एन यहाँ पर भी शेयर हो रहा है, अपॉन 200 इज इक्वल टू 40 प्लस 50 अपॉन 200 दैट इज 90 अपॉन 200, तो ये आ जाएगा 0.45। तो हमारे पास में आंसर आ गया एम ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 0.55 एंड एन ब्लड ग्रुप के लिए हो गई 0.45। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है आपके नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी सेल्फ चेकिंग करें। इसके साथ ही बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।